ठीक है। और हमने ये भी जाना कि इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर होता है टी टेस्ट का। बेसिकली हमने इसके 4 जगह इसके एप्लीकेशन देखे। पहला जो इसका एप्लीकेशन या इसका यूज था वो था सैंपल मीन जिसको हम मीन एक्स बार से डिनोट करते हैं, वर्सेस हाइपोथेटिकल मीन जिसको आप म्यू से डिनोट करते हैं। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि एक जो सैंपल मैंने लिया, ठीक है, 10 आइटम का, 15 आइटम का, n=15, और ये मुझे शो कर रहा है कि इनके एवरेज मार्क्स भैया 65 आ रहे हैं। तो इस बेस पर मैं क्लेम कर रहा हूँ होल पॉपुलेशन के जो ये जो 1500 लोग हैं ना, जो इस पूरी पॉपुलेशन में है, मैं इनके लिए क्लेम कर रहा हूँ कि भैया इनके मार्क्स इस हिसाब से मैं 68 के आसपास की उम्मीद कर रहा हूँ कि 68 के आसपास इनके मार्क्स आएंगे। तो क्या ये म्यू और ये जो एक्स बार है, इनमें जो डिफरेंस है, क्या वो डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या नहीं? तो सैंपल मीन वर्सेस हाइपोथेटिकल मीन, इनमें डिफरेंस है या नहीं, उस सिग्निफिकेंस को चेक करने के लिए सिंपली मैं ये भी कह सकता हूँ कि ओनली वन सैंपल जहां हो, केवल एक सैंपल जहां हो, और दूसरा जो है वो हाइपोथेटिकल हो, ठीक है, या पॉपुलेशन आप बोल सकते हैं। वैसे पॉपुलेशन बोलना नहीं चाहिए क्योंकि पॉपुलेशन का होगा फिर तो जो है ही उसका बराबर। मैं तो जस्ट उसके लिए क्लेम कर रहा हूँ कि पॉपुलेशन के लिए 68 है। अब है या नहीं वही तो चेक करना है, ठीक है। पर आप चलो बिल्कुल सिंपल भाषा में आप इसको पॉपुलेशन मीन कह सकते हैं, बाकी इसको हाइपोथेटिकल मीन बोलना चाहिए। एक हमने इसके इस यूज के बारे में जाना था, समझा था, कैसे करते हैं वो आज जानेंगे। दूसरा हमने टू सैंपल मीन को देखा, ठीक है। टू सैंपल मीन्स के बीच में डिफरेंस एक्स बार 1 और एक्स बार 2, क्या इनमें डिफरेंस जो है वो डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या नहीं? कि एक ग्रुप है बॉयज का, दूसरा ग्रुप है गर्ल्स का, ठीक है, 15 बॉयज 20 गर्ल्स, इनके एवरेज मार्क्स, और क्या इस बेस पर मैं ये क्लेम कर सकता हूँ कि भाई एक ग्रुप ज़्यादा इंटेलिजेंट है बजाय दूसरे ग्रुप के? क्या इस तरह की कोई इंटरप्रिटेशन मैं ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ? ठीक है, तो ये इस तरह से जो है आप यूज करते थे टू सैंपल्स मीन्स के लिए। तीसरा, इनको हम बोलते थे इंडिपेंडेंट सैंपल, ठीक है, क्योंकि ये अपने आप में एक अलग सेपरेट ग्रुप है, दूसरा वाला ग्रुप अलग है, ये ग्रुप इसको किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं कर रहा है, प्रभावित नहीं कर रहा है। तीसरा यूज हमने देखा था पेयर्ड सैंपल मीन, जहां एक ही ग्रुप है, उसमें पहले वाली सिचुएशन ये थी और उसके बाद सिचुएशन ये हो गई है। तो क्या जो सिचुएशन में चेंज हुआ है वो चेंज सिग्निफिकेंट है या नहीं है? ठीक है, इसे हम पेयर्ड सैंपल मीन के रूप में यूज करते हैं। और चौथा हमने देखा था जो सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट्स ऑफ कोरिलेशन, उसकी सिग्निफिकेंस को चेक करने के लिए भी टी टेस्ट हम लोग यूज करते हैं। बाकी यहाँ बहुत कम यूज है इसका, जनरली तो पहले 3 पर्पज से ही ज्यादा यूज होता है, पहले 3 में भी ये जो सेकंड और थर्ड जो है यहाँ बहुत ज्यादा इसकी यूज है, बहुत ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो इनको आज हम समझेंगे कि ये यूज इनका होता किस तरह से है, ठीक है। तो फर्स्ट से शुरू करते हैं। पहला जो इसका यूज है, टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ अ सैंपल मीन। एक सैंपल जो 30 से कम साइज का है उसके मीन की सिग्निफिकेंस को चेक करना, ठीक है, या जिसको हम ये भी बोल सकते हैं टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस, ठीक है, ऑफ डिफरेंस इन सैंपल मीन एंड हाइपोथेटिकल मीन, ठीक है। यानी कि टी टेस्ट किसके लिए? टी टेस्ट चाहिए एक्स बार माइनस म्यू के लिए, ठीक है, जहां एक्स बार है सैंपल का मीन और म्यू वो मीन जो हम क्लेम कर रहे हैं पूरी पॉपुलेशन के लिए इतना होना चाहिए जो हम क्लेम करने जा रहे हैं।
आपको ये भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर दिया था कि जैसे जो जेड टेस्ट है, जेड टेस्ट मतलब लार्ज सैंपल टेस्ट जो है, वहाँ 4 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप नल हाइपोथेसिस, दूसरा स्टेप स्टैंडर्ड एरर, तीसरा स्टेप डिफरेंस को स्टैंडर्ड एरर से डिवाइड करके जेड वैल्यू निकालने का, और चौथा स्टेप इंटरप्रिटेशन का। टी टेस्ट में क्या होगा, पहला स्टेप हाइपोथेसिस, दूसरा और तीसरा स्टेप सब लोग कंबाइंड हो जाता है। जो टी वैल्यू निकालते हैं उसमें सीधा ही डिफरेंस स्टैंडर्ड एरर से डिवाइड करके जो वैल्यू आती है वही फाइंड आउट होती है, और फिर इंटरप्रिटेशन। तो इसमें 3 स्टेप आपको मिलेंगे, ठीक है। तो पहला जो आपका फॉर्मूला जो यूज होता है, वहाँ टी की वैल्यू क्या है, नल हाइपोथेसिस वैसी लिखी जाएगी, इंटरप्रिटेशन वैसी लिखी जाएगी। बस इंटरप्रिटेशन के लिए आपको हमने एक बात बताई थी कि जो टेबल वैल्यूज है वो आपको यहाँ से लेनी पड़ेगी, जो टी डिस्ट्रीब्यूशंस की टेबल वैल्यू है, और इसको देखा जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम के बेस पर। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है वो मैंने एक्सप्लेन कर दी थी आपको कि क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, ठीक है, और उनको किस तरह से उसका यूज जो है फिर टेबल वैल्यू देखने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो उसको आज हम अभी प्रैक्टिकल भी देखेंगे कि किस तरह से हमें समझना है इसको, ठीक है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जो फॉर्मूला है, जहां हम एक्स बार और म्यू में डिफरेंस, सैंपल मीन और हाइपोथेटिकल मीन में डिफरेंस को देखना चाह रहे हैं, स्टडी करना चाह रहे हैं, वहां पर टी वैल्यू कैसे निकलती है। वहां टी का फॉर्मूला है भाई एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई एस अंडर रूट ऑफ एन, ठीक है। अब आप देखो यहां एक्स बार है सैंपल मीन, म्यू है हाइपोथेटिकल मीन, यानी कि जिसको हम पॉपुलेशन का मीन कहना चाह रहे हैं, है या नहीं है हमें पता नहीं है, तो चेक करना है, ठीक है। और एस है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल। वहां जब जेड टेस्ट हम लगा रहे थे तो वहां तो स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन वाला भी यूज कर रहे थे और सैंपल वाला भी यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ हमने आपको बता ही दिया था कि टी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज ही वहां पर है जहाँ पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा सैंपल का ही होगा, और एन मीन्स साइज ऑफ सैंपल, कि सैंपल साइज क्या है, एक सैंपल में कितनी आइटम है। अब अगर आप गौर से देखें, पहला स्टेप होगा नल हाइपोथेसिस का H0, दूसरा स्टेप टी निकालने का, और तीसरा स्टेप इंटरप्रिटेशन का। अब जरा देखो इसमें मैं कह रहा हूं दूसरा तीसरा स्टेप कंबाइंड है, गौर से देखो तो ये जो है एक्स बार माइनस म्यू, ये तो है डिफरेंस, और इस डिफरेंस को हमने किससे डिवाइड किया हुआ है, एस डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एन से डिवाइड किया है। जब मैं एक्स बार माइनस म्यू को इस एस डिवाइड बाय अंडर रूट एन से डिवाइड करूंगा तो नीचे एस हो जाएगा और अंडर रूट एन यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये एक तरह से इसकी स्टैंडर्ड एरर ही है। तो बात वही है, एक्स बार माइनस म्यू किया और फिर डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर किया, ठीक है। तो यहाँ पर सीधे ही जो टी वैल्यू है वो डिफरेंस को स्टैंडर्ड एरर से डिवाइड करके आ रही है। तो एक तरह से ये एस डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एन इस टी टेस्ट की स्टैंडर्ड एरर है। और ये फॉर्मूला भी देखा जाए तो वही है, वहाँ क्या होता था सिग्मा डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एन अगर पॉपुलेशन का मीन स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास हो तो, या एस डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एन अगर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं हो और उसकी जगह सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन आप यूज करते हो। तो यहाँ तक तो ये फॉर्मूला लगभग वही है, कोई इसमें विशेष चेंज नहीं आया, ठीक है। चेंज आएगा सिर्फ टेबल वैल्यू में और थोड़ी सी करेक्शन होगी एस यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन में। मैं यूं भी कह सकता हूं कि इसकी स्टैंडर्ड एरर अगर आपको लेना हो तो इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैंडर्ड एरर होती है टी टेस्ट में फर्स्ट फॉर्मूले की एस डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एन, ये इसकी स्टैंडर्ड एरर होती है, ठीक है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन कि ये एस कैसे निकालें, ठीक है। एस यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन। अब एस स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हम लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, ये होता है सिग्मा ऑफ एक्स माइनस एक्स बार उसका स्क्वायर किया
और उस डेविएशन का स्क्वायर करके आपने टोटल किया, डिवाइड कर दो n से, सिंपल सी बात, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ s पढ़ेंगे इस पूरे टी टेस्ट में, तो आपको बार बार एक चीज तंग करेगी, n-1। मुझे तो इसने काफी तंग किया, ठीक है, कि भाई ये n-1 क्यों है, जब स्टैंडर्ड डेविएशन है सिंपली, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ये लिखो ना, फिर ये -1 कहाँ से उठकर आ गया। तो -1 के पीछे क्या लॉजिक है, थोड़ा सा हम उसको और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, जब सैंपल साइज छोटा होता है तो उसमें फ्लक्चुएशंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल मैं फिर से यहाँ ले रहा हूँ, आपसे शायद मैंने डिस्कस भी किया है कि ये पॉपुलेशन है, ये आपके कॉलेज में मान लो 1000 बच्चे हैं या 1500 बच्चे पढ़ते हैं, मान लीजिए ये पूरी पॉपुलेशन है, यहाँ 1500 स्टूडेंट्स हैं। अब आप एक तो या तो आप सभी से 1500 से ही डिस्कस कर लो, 1500 का ही टेस्ट ले लो, फिर तो कोई फ्लक्चुएशन की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। लेकिन आप सैंपल स्टडी करना चाह रहे हैं, तो आपने एक तो ये किया कि एक सैंपल लिया इनमें से और 200 बच्चे बुला लिए और इन 200 बच्चों के बेस पर आपने इंटरप्रिटेशन किया कि भाई इन बच्चों के एवरेज मार्क्स 65 आ सकते हैं, ठीक है। दूसरा, आप सिर्फ 20 बच्चों को ही बुलाएं और उसके बेस पर आप इंटरप्रिटेशन दें कि भाई इन बच्चों के एवरेज मार्क्स 70 आ सकते हैं। तो आप मुझे बताओ कि इनमें से कौन सा वाला ज्यादा डेविएट हो सकता है, सैंपल ए और सैंपल बी। जाहिर सी बात है, जब सैंपल बी छोटा है, कहाँ तो 1500, कहाँ सिर्फ 20 बच्चों के बेस पर हम सारा डिसीजन ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये सैंपल बहुत छोटा है। इसका मतलब जो मैं 70 बोल रहा हूँ ना, ये 70, इस 70 से मैं फ्लक्चुएट ज्यादा हो सकता हूँ, ज्यादा गुंजाइश है इससे ऊपर नीचे होने की, बजाय उसके कि जो 65 है जो 200 के स्टडी करने पर आया है, वो एक्चुअल से थोड़ा सा कम फ्लक्चुएट होगा बजाय 20 वाले के। तो जब सैंपल साइज छोटा होता है तो उसमें वेरिएशन की गुंजाइश अधिक होती है, उसमें डेविएशन अधिक होता है। तो हम इस चीज को मानते हुए कि भैया इसमें डेविएशन अधिक हो, तो उसके डेविएशन को थोड़ा सा बढ़ाकर दिखाया जाए, ताकि हमारी जो रिजल्ट है वो एक्चुअल होने के थोड़ा सा नजदीक जा सके। तो अब देखो, आप किसी फिगर को जब डिवाइड करो, 1000 आपके पास है, 1000 एक फिगर है, इसको आप एक तो 10 से डिवाइड करो, कितना आएगा भाई 100। इसी 1000 को अगर आप मान लो 15 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी आएगा 15, 75 समथिंग कुछ आएगा, 70, 65 समथिंग देख लेना, जो भी आएगा, पर इससे कम आएगा, ठीक है। और अगर इसी 1000 को आप सिर्फ 8 से या 9 से डिवाइड करो तो ये 100 से ऊपर आएगा, मान लो 120, 125, मैंने वैसे ही अंदाजे से लिख दिया है, ठीक है। तो जब डिनोमिनेटर छोटा होता है तो वैल्यू ज्यादा आती है, जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो वैल्यू कम आती है। अब ये एस हमें बता रहा है एरर को, स्टैंडर्ड डेविएशन को, कि डेविएशन लेवल कितना है, और डेविएशन लेवल निकलता है भैया ऐसे, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाय n। अब मुझे पता है कि जितना डेविएशन मैं दिखा रहा हूं एक्चुअल में इतना नहीं है, इससे भी ज्यादा है। तो उस चीज को मैं शामिल करने के लिए मैंने क्या किया, अब एक कोई इस तरह का ऐसा कोई स्टैंडर्ड टूल तो है नहीं, तो जस्ट एक थोड़ी सी एक माइनर करेक्शन करते हुए हमने इसमें से एक घटा दिया। हम अपना डिनोमिनेटर एक से कम कर देते हैं कि भाई एक से कम करने से ये होगा कि ये जो डेविएशन आएगा वो जितना है उससे थोड़ा सा बढ़ा हुआ आएगा, और वही हम चाहते हैं कि थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिखना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में डेविएशन जितना दिख रहा है उतना है नहीं, उससे अधिक है। इसीलिए हमने यहाँ n-1 करके उस डेविएशन को बढ़ाने की कोशिश की है, और इसी कारण से आप यहाँ n-1 इधर देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये एस वैल्यू इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। और अब देखो, जब टेबल वैल्यू देखनी होगी, तो टेबल वैल्यू देखने के लिए हमें क्या करना है, हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम लेनी है। ये मैं आपको बता भी चुका हूँ लास्ट लेक्चर में, डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसको ये वी जैसा एक साइन होता है, न्यू बोलते हैं, न्यू ग्रीक लेटर है, ये बनाओ, ये लिख दो, अदरवाइज सिंपली डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख दो, और ये होती है n-1। और n-1 क्यों होती है वो मैंने आपको बताया ही था। आपको एक एग्जांपल दिया था कि आपको कोई 4 फिगर लिखनी है, कोई 4 संख्याएं लिखनी है, ठीक है, x1, x2, x3 और x4, और मैंने कहा कि इन चारों में आप ऐसी लिखो कि इनका मीन जो है वो वही आना चाहिए 25। आपने पहली संख्या कुछ भी लिख दो अपने मन से, 20 लिख दिया, दूसरी आपने कोई भी अपना मन किया 30 लिख दिया,
तीसरी आपका मन किया 10 तो 10 लिख दिया। अब चौथी पर आपके पास जो है कह लीजिए कि आज़ादी नहीं बची। 30 और 20 50 और 10 60, मीन चाहिए 25, तो 100 में से 60 गए 40। चौथी संख्या तो भाई 40 ही करनी पड़ेगी, तभी इसका टोटल 100 आएगा, और 100 को 4 से डिवाइड करके तभी इसका मीन 25 आएगा। तो आपकी जो स्वतंत्रता कहाँ तक थी, 3 संख्याओं तक थी, ठीक है। तो इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 हम लेते हैं, और इस n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर हम टेबल वैल्यू लेंगे और उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे। एक इसका यूज होता है लिमिट फिक्स करने के लिए। तो अगर यहाँ लिमिट हमें फिक्स करनी हो, जो हमने वहां पर भी की थी जेड टेस्ट में भी, कॉन्फिडेंस लिमिट्स, ठीक है, एट जो भी लेवल हमें दे रखा हो, तो इसके लिए सिंपली एक्स बार, वैसे इसका यूज यहाँ इतना होता नहीं है, टी टेस्ट का यूज कॉन्फिडेंस लिमिट फिक्स करने के लिए ज़्यादा होता नहीं है, बट अगर हो तो ये सैंपल मीन लिखो अपना वैसे ही, प्लस माइनस करो, टेबल वैल्यू लिखो, जो उस डिग्री, वहां तो फिक्स हम लिख देते थे 5% पर 1.96, यहाँ टेबल से देख कर लिखेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से जो आ रही है वो टेबल वैल्यू लिखो, और गुना करो इसकी स्टैंडर्ड एरर, और इसकी स्टैंडर्ड एरर मैंने बताया क्या है, s डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ n। तो s डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ n को इस टेबल वैल्यू से गुना करो, और मीन में एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, ठीक है। आइए इसका यूज देखते हैं, इसका यूज किस तरह से होता है, और साथ साथ उसका यूज फिर आज हम एक्सेल में भी करने वाले हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल है, फ्रॉम ए कॉलेज 6 स्टूडेंट्स आर सेलेक्टेड ऑन रैंडम सैम्पलिंग बेसिस। पूरे कॉलेज से 6 बच्चों का सिलेक्शन किया हमने, n = 6, ठीक है। एंड देयर मार्क्स इन हिंदी, हिंदी में उनके जो मार्क्स आए, मार्क्स इन हिंदी कितने हैं भाई, हिंदी में इनके मार्क्स हैं 63, 63, 64, 66, 60 और 68। 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, इन 6 बच्चों के ये नंबर आए। फ्रॉम दीज फैक्ट्स, ध्यान से सुनना, डू यू एग्री विद दिस आइडिया दैट एवरेज मार्क्स इन हिंदी ऑफ कॉलेज, ठीक है, एवरेज मार्क्स इन हिंदी, ठीक है, ऑफ कॉलेज, इस कॉलेज के बच्चों के एवरेज मार्क्स हिंदी में, ठीक है, कितने आएंगे, 66 आएंगे। लो भाई ये इंटरप्रिटेशन दे दिया कि भाई ये मार्क्स आए हैं, इसलिए कॉलेज में, पूरे कॉलेज के बच्चों के एवरेज मार्क्स लगभग 66 होने वाले हैं। क्या आप इससे एग्री हैं? तो अब हम एग्री हैं या नहीं ये बताएगी हमारी हाइपोथेसिस। तो पहचानिए, n 30 से कम है, किसी सब्जेक्ट में आपको एवरेज मार्क्स दे रखे हैं, उनके एवरेज आप कर लेंगे, उसके बेस पर क्लेम हो रहा है पूरी पॉपुलेशन के लिए, तो ये टी टेस्ट का फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ पर लगने वाला है। ठीक है, कैसे करेंगे? तो सबसे पहला स्टेप तो नल हाइपोथेसिस, क्या लिखेंगे, लेट वी टेक द नल हाइपो, पहले तो यहाँ लिख दो एक्स बार कितना आएगा, पहले जरा कुछ वैल्यूज फाइंड आउट कर लें। ये अपनी एक्स वैल्यूज कितनी हैं, एक्स वैल्यूज थी वही 63, 63, 64, 66, 64, 66, ठीक है, और 66 के आगे और क्या था, 60 और 68, ठीक है, 66 देन 60 और 68, 60 और ये 68, इनका टोटल करें सिग्मा एक्स, इनका मीन आगे टोटल आता है 384, और n = 6 है, तो x बार आ गया 384 को 6 से डिवाइड कर दो, 64 आता है, x बार = 64, ठीक है। और म्यू क्या है, हाइपोथेटिकल मीन क्या है, पूरे कॉलेज के लिए क्लेम कितने का कर रहे हैं हम, 66 का, ठीक है। तो पहला स्टेप हमारा हो जाएगा नल हाइपोथेसिस, और नल हाइपोथेसिस हमारी होगी कि जो हमारा x बार आ रहा है, ठीक है, उसमें और जो हाइपोथेटिकल मीन है उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है। लेट वी टेक द नल हाइपोथेसिस दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन सैंपल मीन एंड हाइपोथेटिकल मीन।
यानी कि भाई कॉलेज के मार्क्स इस बेस पर 66 भी हो सकते हैं। ठीक है, नल हाइपोथेसिस हमने लिखी। अब उसके बाद हमें टी चाहिए। टी के लिए क्या चाहिए? टी के लिए हमें चाहिए x माइनस एक्स बार। ठीक है, कहाँ गया फॉर्मूला? अभी हमने लिखा था, ये रहा, x माइनस एक्स बार। तो x बार सॉरी x माइनस एक्स बार सॉरी x बार और म्यू। तो x बार भी है, म्यू भी है, बस मुझे s की जरूरत है। s क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन। कैसे निकलेगा? आइए x माइनस एक्स बार कर देता हूँ, लगे याद स्केयर भी कर लेते हैं। तो 63 माइनस मीन कितना है? 64। 1 आया, 1 का स्क्वायर 1 1 0। 66 माइनस 64 2, 2 का स्क्वायर 4। 60 माइनस 64 4 आया, 4 का स्क्वायर 16। और 68 माइनस 64 4 आया, 4 का स्क्वायर फिर से 16। इसका टोटल करते हैं, सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 16 32 और 4 36 और 2 38 हो जाएगा भाई, 38 38। ठीक है, तो भाई अब ऐसे निकालो, सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, आप भी प्रैक्टिस करो बार बार लिखने की। तो 38, ठीक है, डिवाइड बाय n माइनस 1, 6 माइनस 1। तो 38 को 5 से डिवाइड करना है भाई, और उसका अंडर रूट। 38 डिवाइडेड बाय 5 और जो आया उसका अंडर रूट, इट कम्स 2.7568। 2.7568, ये इसकी s वैल्यू आ गई, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू। देन नेक्स्ट t निकालो भैया। t है x बार माइनस म्यू डिवाइड बाय s अंडर रूट ऑफ n। x बार कितना आ रहा था? 64। म्यू कितना है? 66। s कितना आया था? 2.7568। 2.7568 और अंडर रूट n है 6 का अंडर रूट। आइए करते हैं, 6 का मैंने किया अंडर रूट, मल्टीप्लाई किया इसको 2 से, क्योंकि यहाँ पर भी ये मोड वैल्यू है, ध्यान रखना, प्लस माइनस को इग्नोर कर देना यहाँ पर भी। तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, जो वैल्यू आई उसको डिवाइड कर दिया 2.7568 से, तो ये वैल्यू आती है 1.777। ठीक है, 1.777 ये वैल्यू आती है टी की। अब यहाँ और लार्ज सैंपल में एक फर्क जरूर आएगा। अब यहाँ आप सीधा 1.96 से कंपेयर मत करना, यहाँ टेबल वैल्यू आपको टेबल से लेनी है। ठीक है, तो इसके लिए अब आपको चाहिए डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम है n-1, यानी कि 6 माइनस 1 यानी कि 5। तो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर, और कुछ ना कहे तो 5% ही लेवल लेना है। 5% पर 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर टेबल वैल्यू कितनी है रटने की जरूरत नहीं, वो अपनी टेबल है उससे हम लेंगे। तो ये देखो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आप देख पा रहे हो, 2 टेल्ड वाली यूज करना, ध्यान रखिए 2 टेल्ड के हिसाब से। 2 टेल्ड के हिसाब से ये है 5%, 0.05 का मतलब 5%। और ये आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम रही 1 2 3 4 5। तो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर और 5% पर ये वैल्यू है 2.571, देख पा रहे होगे आराम से, 2.571। बस ये वैल्यू ले लीजिए अपनी। तो आप लिखेंगे टेबल वैल्यू या क्रिटिकल वैल्यू, जो भी आप लिखें, क्रिटिकल वैल्यू 2.571। अब क्या देख पा रहे हो, कंप्यूटेड वैल्यू टी की है 1.777 और क्रिटिकल वैल्यू 2.571। और हमने क्या पढ़ा हुआ है, जब कंप्यूटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से कम होती है तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है। ठीक है, और ज्यादा होती तो रिजेक्ट हो जाती है। तो क्या लिखोगे इंटरप्रिटेशन, बस अब ऐसे लिखना है, द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ टी। ठीक है, टी की वैल्यू कितनी है? 1.777। कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ टी 1.777 इज लेस देन टेबल वैल्यू या क्रिटिकल वैल्यू 2.751 at 5% level of significance. So the difference is not significant. इसलिए इनमें डिफरेंस जो आ रहा है सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है भाई। ठीक है, hence we can interpret that the mean marks in Hindi for the whole college can be 66। ठीक है, हिंदी
में जो मार्क्स है 66 कॉलेज के हो सकते हैं, हम ये इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। एक तो इसका यूज इस इंटरप्रिटेशन के लिए होता है, और दूसरा अगर कोई कहे कि भैया इसकी लिमिट फिक्स कर दो, तो लिमिट फिक्स करने के लिए भी यूज कर सकते हो। आइए इसी 5% पर, और आप कहें तो मैं 1% पर, दोनों पर मैं इसकी लिमिट फिक्स करके दिखाता हूँ। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में मैं ऐड कर दूं, तो कॉन्फिडेंस लिमिट एट 5% पर ले लो, 5% लेवल पहले, तो एक्स बार प्लस माइनस टेबल वैल्यू, ठीक है, एस डिवाइड बाई रूट ऑफ एन। एक्स बार कितना है 64, ध्यान रखना हाइपोथेटिकल मीन मत लिखना, सैंपल मीन लिखना है, प्लस माइनस सब जगह सैंपल मीन लिखना है। टेबल वैल्यू कितनी निकाली थी अभी हमने, 2.571 थी ना, 2.571, और एस डिवाइड बाई रूट ऑफ एन की वैल्यू कितनी आ रही थी, एस डिवाइड बाई रूट ऑफ एन, एस डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एन हमने फाइंड आउट किया था। एस वैल्यू ये है 2.7568, 2.7568 और अंडर रूट ऑफ 6 कर दो। ठीक है, चलिए कितना आता है 64 प्लस माइनस 2.7568, 6 का मैंने किया पहले अंडर रूट, अब मैंने किया 2.7568 मल्टीप्लाई किया 2.571, ठीक है, जो आया उसको मैंने डिवाइड कर दिया, ये जो अंडर रूट 6 की वैल्यू जो थी उससे, तो ये वैल्यू आती है 2.8969, मतलब थोड़ा 2 डिजिट तक अगर मैं अप्रोक्स करूं तो 64 प्लस माइनस 2.90 भी कर सकता हूँ। तो 64 में 2.9 घटाओ, 2.9 जोड़ो, 64 माइनस 2.9 इट कम्स 61.1, और इससे लेकर एक बार जोड़ दो 66.90। मतलब कॉलेज की जो मार्क्स हैं 61.1 से लेकर 66.9 के बीच में कहीं आएंगे। ठीक है, यानी कि इसके अंदर अगर कॉलेज के मार्क्स आते हैं तब तक नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती रहेगी। इसीलिए जब कॉलेज के मार्क्स हमने 66 के लिए क्लेम किया तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी। हम अगर यूं कहते हैं ना इसके बेस पर कॉलेज के मार्क्स 62 होंगे तो वो भी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती। हम बोलते कि 63 है तो वो भी क्लेम एक्सेप्ट हो जाता। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि 60 होंगे कॉलेज के मार्क्स तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती, या हम 67 बोलते, 68 बोलते तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती। इसका मतलब ये है। ठीक है भाई, तो ये बात अब आपको समझ में आ गई। अब देखो यही चीज अगर हमें एक्सेल में करनी हो तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, एक्सेल में ये टेस्ट आपको कहाँ मिलेगा, और उस रिजल्ट्स को देखो, दोनों के रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना सीखो। ठीक है, ये एक्सेल में मैंने डेटा डाल दिया, मैंने एक्स वैल्यू लिख दी। ठीक है, आपको जब भी एक्सेल पर कोई चीज सीखनी हो तो उसमें कोशिश ये करो कि अपनी नोटबुक, अपनी बुक खोल कर बैठ जाओ, और उसमें से जो एक्चुअल क्वेश्चन है ना उसको लेकर बैठो, उसको आप मैनुअली भी करो और सॉफ्टवेयर के बेस पर भी करो। ठीक है, तभी आपको वो चीज समझ में आएगी। अब ये मैंने लिखा है यहाँ पर 63, इनके जो डेटा थे वो क्यों डाले मैंने, तभी हमें पता चलेगा कि हमारा रिजल्ट जो है वो जो है इसमें और इसमें कुछ फर्क तो नहीं आता। 63, 63, देन 64, देन 66, देन 60 और फिर 68। ठीक है, बस वैल्यू गिन लो, 1 2 3 4 5 6, 6 वैल्यू हो गई। ठीक है, अब यहाँ कोई टेंशन और लेने की जरूरत नहीं, यहाँ कुछ काम नहीं करना होता। तो यहाँ आपको टी टेस्ट कहाँ मिलेगा। ठीक है, टी टेस्ट वैसे तो आपके डेटा और डेटा एनालिसिस में होता है। ठीक है, लेकिन ये जो फर्स्ट वाला जो टी टेस्ट है सैंपल और हाइपोथेटिकल, जो सैंपल मीन और हाइपोथेटिकल मीन वाला, ये आपको ऐड इन ऑप्शन में मिलता है मेगास्टेट। ठीक है, ये मेगास्टेट कैसे यूज होता है, कुछ आप में से कुछ एक के जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में होगा भी नहीं शायद ये, तो उसको डाउनलोड करने का मैं कभी नेक्स्ट टाइम कभी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मेगास्टेट पर फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कैसे काम करता है। यहाँ पर आप आइए, हाइपोथेसिस टेस्टिंग आपको मिलेगी, और हाइपोथेसिस टेस्टिंग में सबसे पहला ही देखो मीन वर्सेस हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू।
मीन वर्सेस हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू, ये पहला, ठीक है। एडिन में मेगास्टेट, मेगास्टेट में हाइपोथेसिस टेस्ट, हाइपोथेसिस टेस्ट में मीन वर्सेस हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू। और यहाँ आप क्लिक करेंगे और यहाँ डेटा इनपुट की रेंज, ये रेंज सेलेक्ट कर दो भाई, ये अपना डेटा है भाई, यहाँ तक मैंने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब हाइपोथेसाइज्ड मीन कितना है वो अब आपको बताना है। हाइपोथेसाइज्ड हम कितने के लिए क्लेम कर रहे थे, हम अभी अपने इसमें हाइपोथेटिकल मीन कितना था, 66, ये मैंने लिख दिया भाई 66। और एक चीज और देखो कि यहाँ पर ये अब नल हाइपोथेसिस तो क्या है कि ये दोनों, इसका मीन और इसका मीन इक्वल है, और गौर से देख पा रहे हो यहाँ अल्टरनेटिव लिखा हुआ मिल रहा है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कह रही है कि ये इक्वल नहीं है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बारे में आपको बता चुका हूं, जो नल की उल्टी होती है, अगर नल रिजेक्ट हो जाए तो जो एक्सेप्ट होगी वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। और यहाँ से देखो जो आपको अभी हमने पहले पढ़ाया था लार्ज सैंपल वाला, जो सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन वाला, वो भी यहीं से होगा जेड टेस्ट में, आपको वो भी लगा के दिखा दूंगा। फिलहाल पहले टी टेस्ट की बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये दो टेस्ट आपको नजर आ रहे हैं, एक टी टेस्ट और एक जेड टेस्ट। जब आपका स्मॉल सैंपल है तो टी टेस्ट ही यूज करना है, लार्ज सैंपल है तो टी या जेड में से कोई सा भी क्लिक कर दो, दोनों बिल्कुल सही काम करेंगे। अब तो स्मॉल सैंपल है तो टी पर ही क्लिक करता हूँ, ये टी है और ये मैंने किया ओके। रिजल्ट्स के लिए समरी इनपुट, रिजल्ट्स कहाँ लें, कॉन्फिडेंस इंटरवल, चलो नेक्स्ट शीट पर ही दिखाएगा ये। अब देखो गौर से अगर आप इसको देख पा रहे हो तो ये देखो, आप शायद देख पा रहे होंगे आप इसको, ये है 66 हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू यानी कि म्यू, 64 है मीन, ये 2.757 क्या था इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, हमने अभी इतना ही निकाला था कि नहीं, चेक कर लो जरा। 2. ये स्टैंडर्ड डेविएशन हमने भी निकाला था ना इसका 2.7568, अगर ये देख पा रहे हो तो 7568, यहाँ कितना आ रहा है 2.7568 होता, आगे अप्रोक्सीमेट 68 था तो 7 कर दिया है, ठीक है, बिल्कुल सही आ रहा है। स्टैंडर्ड एरर कितनी आ रही है स्टैंडर्ड एरर देखो हमने अभी निकाली थी, इसमें जो जोड़ने घटाने के लिए जो हमने किया था, तो जो डेविएशन आ रहा था ये देखो कितना आ रहा था, यहाँ जहाँ हमने लिमिट फिक्स करी है इसमें 2.90, थोड़ा सा कहीं अप्रोक्सीमेशन का फर्क है, कुछ ना कुछ, नहीं ये वैल्यू मैंने एक्चुअली पूरा कर दिया था, मैं अभी आपको अलग से करके बताता हूँ। मैं कर रहा हूँ 6 का अंडर रूट मैंने किया और 2.7568 को मैंने डिवाइड किया इस 6 के अंडर रूट से, तो ये 1.125 आता है, 1.125, और वहां कितना आ रहा था भाई 1.125, बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक है। एन साइज ऑफ सैंपल 6, डीएफ डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, टी वैल्यू 1.78, माइनस में प्लस माइनस को हम इग्नोर करते हैं, ठीक है। टी वैल्यू देखो अपनी कितनी आ रही थी, टी वैल्यू अपनी आ रही थी 1.777, यहाँ कितनी आ रही है भाई 1.78, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब इंटरप्रिटेशन, यहाँ अब आपको एक चीज और मुझे सिखानी है, इसीलिए मैं एक्सेल पे लेकर आया था आपको। अब देखो इंटरप्रिटेशन हम कैसे करते हैं, मैनुअली हम कैसे करते हैं और यहाँ पर हम कैसे करते हैं, जरा ध्यान से समझना, ये चीज बहुत जरूरी है। अब यहाँ हमने अपनी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही थी कि रिजेक्ट हो रही थी, यहाँ आ जाओ, यहाँ हमने लिया, ये अपनी थी कंप्यूटेड वैल्यू 1.77, कलर चेंज कर देता हूँ इसका 1.777, और टेबल वैल्यू थी क्रिटिकल वैल्यू 2.571, ठीक है। तो हमने कहा कि हमारी कंप्यूटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से कम है, इसलिए नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है। और ये नल हाइपोथेसिस के एक्सेप्ट रिजेक्ट का चक्कर जो हमने समझा था शुरू में, जो बेसिक्स हाइपोथेसिस टेस्टिंग हमने जो पढ़ी थी, वहां पर हमने इसको समझा था डिटेल में कि कैसे काम करती है वो चीजें, ठीक है। तो अब मैं जरा बताता हूँ, देखो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का आउटपुट और इसमें किस तरह से थोड़ा सा फर्क मिलेगा, सॉफ्टवेयर क्या कहता है और हम क्या करते हैं, बात एक ही है। ये देखो हमने ये पढ़ा था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कि भाई ये वाला रिजेक्शन एरिया होता है,
ये एरिया जो बचता है रिजेक्शन एरिया 5% होता है, 2.5% इधर 2.5% इधर, ठीक है। तो अगर ये वाला इलाका एक तरह से कह लो ये किसका है भाई, ये नल हाइपोथेसिस का इलाका है, H0 का इलाका है। यहाँ तक H0 एक्सेप्ट होगी और यहाँ से अगर आप पार हो गए तो यहाँ अगर पहुंच गए तो H1 एक्सेप्ट होगी। हमने यही पढ़ा था, H0 रिजेक्ट हो जाएगी अगर आप यहाँ पहुंच गए। ये सब चीजें हमने पढ़ी है। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी नहीं सुनी वो पिछले लेक्चर जरूर देखो, नहीं तो चीज समझ में आएगी नहीं, ठीक है। अच्छा, इसको समझने के लिए हमने क्या किया था, हम एक निष्कर्ष पर पहुंचे थे। जैसे हमने आपको बताया था, जैसे लार्ज सैंपल की मैं बात करूं कि x बार में प्लस माइनस, ठीक है, 1.96 गुना स्टैंडर्ड डेविएशन जोड़ा घटाया जाए, ये आपको बताया था हमने। तो ये कितना एरिया आता है, कितने एरिया को कवर कर लेगा, 95% एरिया को कवर कर लेगा, ठीक है। यानी कि हम अभी तक जो मैनुअली पढ़ते हैं हम क्या करते हैं, हम स्टैंडर्ड डेविएशन का कितने गुना डेविएशन है, तो 1.96 गुना तक है तो ये यहीं तक ही आएगा। अगर डेविएशन, अगर ये मीन है और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का इतने गुना डेविएशन 1.96 गुना तक डेविएशन है तो इसका मतलब आप यहाँ हो। तो तब तक तो 1.90 है तो और अंदर हो, 1.8 है तो और अंदर हो, तो H0 एक्सेप्ट होती रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर 1.96 गुना से ज्यादा डेविएट हो गए, यानी कि 1.96 की जगह 2.25 गुना डेविएट हो गए तो आप यहाँ पहुंच जाओगे इसके इलाके में, H1 के इलाके में, यानी कि H0 रिजेक्ट हो जाएगी, H1 एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है। 1.96 की बजाय अगर आप 2.5 पर पहुंच गए तो और यहाँ पहुंच जाओगे H1 वाले एरिया में, तो H0 रिजेक्ट, H1 एक्सेप्ट। तो मैनुअली जब हम करते हैं तो हम ये देखते हैं कितने गुना स्टैंडर्ड डेविएशन का कितने गुना डेविएट हो रहा है, ठीक है। और जो सॉफ्टवेयर हमें आउटपुट देता है ना वो सीधा ही हमें ये बता देता है कि कितना एरिया बाकी बच रहा है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये 5% वाला एरिया है, 2.5% यहाँ, 2.5% यहाँ, 2.5% यहाँ, 2.5% यहाँ, और ये पूरा का पूरा इलाका किसका है, H0 का। यहाँ तक H0 एक्सेप्ट होगी, यहाँ तक H0 की ज्यादा गिरी है समझ लो। इसके बाहर H0 की नहीं चलती, इसके बाहर निकलते ही H0 फिर रिजेक्ट हो जाती है। तो यहाँ जो सॉफ्टवेयर का आउटपुट है वो हमें देता है जिसको हम बोलते हैं पी वैल्यू, पी वैल्यू। और ये पी वैल्यू बताती है कि यहाँ एरिया कितना बच रहा है, रिजेक्शन की तरफ वाला एरिया कितना बच रहा है। कितना बचना चाहिए भी, 5% से ज्यादा नहीं बचना चाहिए। इस जो H1 का दायरा कितना है, 5%, 2.5% यहाँ, 2.5% यहाँ, अंदर का 95% किसका है, नल हाइपोथेसिस का है भाई, ठीक है। तो अब अगर आपकी पी वैल्यू, आप ध्यान से समझो, मैं अभी उसी इंटरप्रिटेशन पर नहीं जा रहा, जो हमारा रिजल्ट आ रहा है उस पर मैं बाद में जाऊंगा, पहले जरा इसी को ही समझो, ठीक है। और इस चीज पर इवन बच्चे जब एमफिल पीएचडी कर रहे होते हैं ना वहां तक भी उनको कंफ्यूजन रहता है कई बार, तो ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। तो अब जो आपकी पी वैल्यू, सपोज करो मैंने कहा भाई पी वैल्यू आ रही है आपकी 0.10, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मुझे ये पता चल रहा है पी वैल्यू रिजेक्शन एरिया की तरफ कितना बच रहा है, 10% बच रहा है, 10% बच रहा है, यानी कि 5% यहाँ, 5% यहाँ, यानी कि ये तो H0 के इलाका तो आपने 90% छोड़ा, यानी कि 95% तक तो वही उसी की दबदबा रहेगा, आप तो उसके एरिया में आ गए। इसका मतलब H0 एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। अगर P वैल्यू 0.20 है तो भी भाई ये इलाका एक तरह से कह लो, मैं रेड से मार्क कर देता हूँ, ये एरिया है, इसके अंदर वाला एरिया H0 का है। तो अगर 20% आ रही है P वैल्यू तो भी आप अंदर आ रहे हो, H0 के एरिया में आ रहे हो। अगर ये 25% है तो भी अंदर आ रहे हो इसके एरिया में। लेकिन अगर ये P वैल्यू बचती है 0.04, 4% बच रही है, तो इसका मतलब आप कहाँ आ रहे हो, फिर आप इसके एरिया से 4% से, 4% का मतलब 2% यहाँ, 2% यहाँ, तो सोचो आप कहाँ खड़े हो, अब आप H1 के एरिया में पहुंच गए, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के एरिया में पहुंच गए, इसलिए नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाए। तो इसीलिए सॉफ्टवेयर के उसमें आपको सिखाया जाता है, बल्कि सिखाया कि आप उसको रटते हैं कि सॉफ्टवेयर में एक्सेप्ट हुई या रिजेक्ट हुई वो कैसे पता चलता है,
वहां पर आप ये टेबल वैल्यू से कंपेयर नहीं करते, ना डिग्री ऑफ फ्रीडम से टेबल वैल्यू निकालने की जरूरत होती है। वहां सीधा आपके पास पी वैल्यू दे रखी होती है। पी वैल्यू मतलब रिजेक्शन एरिया कितना बचा। पी वैल्यू का मतलब रिजेक्शन एरिया कितना बचा, बिल्कुल आम भाषा में बोलूँ तो अगर रिजेक्शन एरिया 13% बच गया तो इसका मतलब तो भाई आप तो ये इतना सारा रिजेक्शन एरिया छोड़ा हो, आप नल हाइपोथेसिस के अंदर आ गए हो, इसका मतलब आपकी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी। तो वहां पर आपसे ये बताया जाता है इफ, अब मैं काम की बात कर रहा हूं बिल्कुल, पी इज लेस देन और इक्वल टू 0.05, पी अगर 0.05 5% या उससे कम रह जाती है तो क्या होगा, तो इसका मतलब आप H0 वाले इलाके से बाहर आ गए हो, इधर आ गए हो आप, ठीक है। तो H0 रिजेक्ट हो जाती है, H1 एक्सेप्ट हो जाती है। और अगर P ग्रेटर देन, तो 0.05 से चाहे कितनी ही ग्रेटर हो, तब क्या होगा तब चाहे आप 13% 25%, तब आप H0 के एरिया में खड़े हो, तो वहां पर H0 एक्सेप्ट होती है, ठीक है। तो अब जरा देखो अपना सॉफ्टवेयर आउटपुट हमें क्या बता रहा है। पी वैल्यू कितनी है 0.1357, अब यहाँ लिखना तो पॉसिबल नहीं रहेगा मेरे लिए, 0.1357। अब ये 0.1357 क्या बता रहा है, 0.1357 मुझसे कह रहा है कि भाई 0.1357 एरिया, आधा इधर कर लो आधा इधर, लगभग 6.5% इधर कर लो 6.5% इधर, यानी कि मैं कहाँ पहुंच गया, मैं तो H0 के एरिया में पहुंच गया हूँ। इसका मतलब H0 एक्सेप्ट, ठीक है। तो H0 हम वहां क्या कर रहे थे, वहां पे भी हमने एक्सेप्ट करी थी, वहां हमने कंपेयर किया था इनसे। देखो सबसे बड़ा कंफ्यूजन आप जब मैनुअली करते हो और सॉफ्टवेयर से करते हो तो आपको यही कंफ्यूजन आता है, क्योंकि हमने भी जैसे जब किया तो पहले मैनुअली तो हम इन्हीं टेबल वैल्यू के भरोसे चलते रहे, लेकिन जब सॉफ्टवेयर से जब हमने फाइंड आउट किया तो फिर वो इंटरप्रिटेशन करना ही नहीं आता था कि वो चीज अब क्या आ रही है, इसका मतलब एक्सेप्ट करूँ या रिजेक्ट करूँ। तो मैनुअली इस तरह से होता है और सॉफ्टवेयर में सीधा पी वैल्यू होती है। तो अब यहाँ देखो रिजल्ट अपना दोनों में सेम आया है। यहाँ पर भी हमने ये कहा था कि कंप्यूटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से, कंप्यूटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से कम आ रही है, ठीक है, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है। और ये भी हमें यही सजेस्ट कर रहा है कि पी वैल्यू क्योंकि 0.05 से अधिक आ रही है इसलिए H0 एक्सेप्ट हो रही है, H1 रिजेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से ये इन दोनों में काम करता है, ठीक है। अब लगे हाथ जब जिक्र कर ही दिया है तो आप देखो इसमें, यहाँ थे हम, आप इस पर जेड टेस्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है। वैसे जेड टेस्ट यहाँ अच्छा रिजल्ट देगा नहीं, जेड टेस्ट के लिए कम से कम 30 से ज़्यादा आइटम होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन चलो मैं अगर यहीं पर जेड टेस्ट लगाता तो क्या रिजल्ट बाई चांस सही आ भी सकते हैं और ना भी आए, दोनों बातें हो सकती हैं, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, अब मैं बात कर रहा हूँ जो हमने पहला फॉर्मूला लार्ज सैंपल में पढ़ा था ना, सबसे पहला फॉर्मूला टेस्ट ऑफ वेरिएबल्स में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा मैं इसको स्पेस बना लूँ इसमें थोड़ा सा। तो जहाँ सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एन, जहाँ सैंपल साइज 20 से अधिक होता था और सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एन करके आप जो क्वेश्चन कर रहे थे, मैं उस टेस्ट की बात कर रहा हूँ। तो वो टेस्ट भी यहीं से लगेगा जिसमें आप सिंपली सबसे पहले स्टैंडर्ड एरर निकाल रहे थे सिग्मा डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एन करके, ठीक है। और फिर इसके बाद डिफरेंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर कर रहे थे जेड निकालने के लिए, ठीक है। मैं अब उसकी बात कर रहा हूँ, वो भी ऐसे लगेगा लेकिन वो यहाँ इस वाले क्वेश्चन पर लगाना मत बाकी, ठीक है, क्योंकि सही रिजल्ट्स दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है। बाकी अगर लगाना हो तो इसमें एक्सेल में मिलेगा कहाँ, वो वही है मेगास्टेट, मेगास्टेट में जाइए हाइपोथेसिस टेस्टिंग, मीन वर्सेस हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू, और यहाँ पर ये सेलेक्ट किया हुआ दिखाई रहा है 66 हाइपोथेसाइज्ड मीन है, और मैं अब यहाँ टी टेस्ट की जगह बस यहाँ जेड टेस्ट कर देता हूँ उस पर, बाकी सब कुछ सेम, ओके। अब देखो हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू 66, 64, 2.75, 1.112, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम को नहीं लेता है, ठीक है। और अब देखो थोड़ा सा अगर गौर कर रहे हो तो पी वैल्यू 0.0756 आई है, ठीक है। मतलब
अगर थोड़ी बहुत ही और कम हो जाती 2.56, वहां 13 आ रही थी, यहाँ लगभग 7% रह गई, ये थोड़ी सी और कम हो जाती ना तो हमारा रिजल्ट जो है कंफ्यूजिंग हो जाता। हम यूं कहते हैं कि ये जो नल हाइपोथेसिस है रिजेक्ट कर दो, क्योंकि पी वैल्यू मान लो 0.0456 हो जाती, मान लो 5% से कम हो जाती, हम नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर देते और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती, तो कंफ्यूजिंग रिजल्ट दे देता। सेम, सब कुछ सेम था जबकि। ठीक है, तो इस कारण से यहाँ जेड टेस्ट सूटेबल नहीं है। बाकी आप चाहें तो जेड टेस्ट लगा सकते हैं जब आपके पास पूरा बड़ा सैंपल हो। कभी कोई बड़ा सैंपल है उसमें टाइप ऑलरेडी पहले मैं टाइप करके रखूंगा, तब हम यहाँ जेड टेस्ट भी लगाकर देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये इंटरप्रिटेशन हमने इसका समझा। अब एक इसका जो नेक्स्ट फॉर्मूला है उसको समझते हैं। टी टेस्ट में ही नेक्स्ट फॉर्मूला आता है, नेक्स्ट है टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस इन मीन ऑफ टू सैंपल्स। टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस of difference in mean of two samples। ठीक है, तो यहां पर होगा टी एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 के लिए। तो यहां टी वैल्यू क्या होगी, एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 डिवाइडेड बाई एस अंडर रूट ऑफ n1 n2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। ठीक है, x बार 1 माइनस x बार 2 डिवाइडेड बाई s अंडर रूट ऑफ n1 n2 n1 प्लस n2। x बार 1 मीन ऑफ फर्स्ट सैंपल, x बार 2 मीन ऑफ सेकंड सैंपल, s कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टू सैंपल्स। s क्या है, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टू सैंपल्स। दो सैंपल्स का कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, यानी कि इनकी स्टैंडर्ड एरर अगर मैं लूं तो ये होगी s डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ n1 n2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। ये होती है इसकी स्टैंडर्ड एरर। बाकी इसकी कोई जरूरत पड़ती नहीं अलग से हमें निकालने की, क्योंकि जो टी वैल्यू हम निकालते हैं वो अपने आप ही इन सबको बताते हुए चलती है। ठीक है जी, तो अब जरा देखो ये s निकलेगा कैसे। वहां कैसे निकाल रहे थे, सिग्मा ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाई n माइनस 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे भी कर दो, सिग्मा ऑफ x1 माइनस एक्स बार 1 का स्क्वायर प्लस दूसरा सैंपल भी है तो सिग्मा x2 माइनस एक्स बार 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। अब एक इसमें से घटाया और एक इसमें से, तो यानी कि माइनस के 2। ये s की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये s के लिए वैल्यू आ गई। अब इसमें एक चीज मैं और बता रहा हूं आपको कि कई बार आपको सैंपल्स का स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा होता है, तब क्या करोगे, इफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल्स आर गिवन। अगर सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास है, कैलकुलेट करना हो तो फिर भी ऐसे ही करेंगे पूरी सीरीज के लिए, तो और ऑलरेडी दे रखा हो तब कैसे करेंगे, तब फिर हमें इतना ही करने की जरूरत नहीं। तब सिंपल सा समझो, ये स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि s निकलता कैसे है, सिग्मा ऑफ x माइनस एक्स बार, ध्यान से समझना, स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस 1, यही होता है s की वैल्यू। अच्छा, अगर मैं इन दोनों तरफ अंडर रूट कर दूं तो क्या आएगा, अंडर रूट तो ऑलरेडी है, सॉरी, मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर लेता हूं इनका, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, तब ये बन जाएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड s स्क्वायर यानी कि वेरिएंस इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n1 माइनस 1। और अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ ले जाऊं तो s स्क्वायर n माइनस 1 इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ x माइनस एक्स बार
का स्क्वायर, यानी कि सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो यानी कि अगर आपके पास सैंपल्स का स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा हो तो ध्यान से देखना है इसको, ये करते ही भाग जाता है एक्चुअली, यहाँ से देखो। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह क्या लिख देंगे, पहले सैंपल का वेरिएंस S1 स्क्वायर और N1 माइनस 1, इसकी जगह वो हमने भी समझा कहाँ से आया, प्लस इसी तरह से इसकी जगह दूसरे सैंपल का S2 स्क्वायर N2 माइनस 1, इसकी जगह रख दिए, और नीचे N1 प्लस N2 माइनस, तो उस केस में ये S की वैल्यू हम ऐसे निकालें। ठीक है, क्यों आ रही है ऐसा, क्योंकि अभी हमने करके बताया आपको, ये इस वजह से आ रही है क्योंकि ये वैल्यू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर एक्चुअल में होता है वेरिएंस ब्रैकेट n माइनस 1 के। ठीक है, तो वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इस पर। हाँ जी, तो अब जरा इसका भी एक एग्जाम्पल लेते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस क्या होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस को देखने के लिए मान लीजिए मैंने कहा कि रैंडम सैंपल ऑफ 9 बॉयज हैड हाइट्स ऑफ, या बल्कि मैं इसमें पहले दूसरा वाला फॉर्मूला करके बताता हूँ। ठीक है, आज ये लेक्चर फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, उसको मैं कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। आज मैं आपको जो मैंने अभी ये फाइंड आउट किया है ना S1 स्क्वायर N माइनस 1, तो उस क्वेश्चन के हिसाब का मैं करके बताता हूँ। तो रैंडम सैंपल ऑफ साइज 16, दो सैंपल है, एक N1 है, उसका साइज है 16। ठीक है, और 53 एज मीन, उसका मीन कितना है 53, और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन, नहीं ये वो नहीं है। अच्छा चलो, इसी में ही अगर मान लीजिए मुझे दे रखा होता इस सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है 25, दूसरी तरफ दूसरा सैंपल है 15 का, x बार 2 मान लीजिए है वहां पर 55, और वहां स्टैंडर्ड डेविएशन है मान लीजिए 20, और अब मुझे चेक करना है कि क्या इन दोनों में डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या नहीं। तो गौर से देखो तो वही क्वेश्चन है जिस तरह का आपने किया था, एक फिलिप्स और HMT बल्ब वाला किया था कि दोनों के मीन लाइफ इतने इतने हैं, ये इनके स्टैंडर्ड डेविएशन है, क्या इनमें डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या नहीं। लेकिन क्योंकि यहाँ n छोटा है इसलिए यहाँ पर टी टेस्ट लगेगा। तो नल हाइपोथेसिस रहेगी कि दोनों में एवरेज में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। ठीक है, फिर टी टेस्ट लगाएंगे, टी टेस्ट के लिए हमें ये S की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और अब यहाँ शॉर्टकट निकल जाएगी। S1 स्क्वायर कितना है 25 है, 25 ही था, 25 और 23 लिया था शायद, हाँ जी 25 और 20, तो 25 का स्क्वायर N1 माइनस 1, पहले सैंपल में आइटम कितनी है 16, तो 16 माइनस 1। ठीक है, प्लस S2 स्क्वायर, यानी कि जितना भी आ रहा है मान लो 23 का स्क्वायर, फिर वो जितनी आइटम है जैसे मान लो 10 है तो 10 माइनस 1 डिवाइड बाय N1 प्लस N2 माइनस, और इनके लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो क्या होगी, पहले सैंपल का साइज N1 प्लस N2 माइनस। ठीक है, आज इन कंटिन्यूएशन मेरी नेक्स्ट क्लास है, तो आज तो मैं अभी इसको नहीं करवा रहा हूँ, लंबा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को करवाने में। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम इसको डिटेल में जो है बाकी जो इसके जो फॉर्मूले बचते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज बस इसको इतना ही, इसको आप रिवाइज कर लें, और जो सॉफ्टवेयर बेस्ड जो मैंने आपको बताया है वो एक बार उसको जरूर प्रैक्टिस करके देखें। ठीक है।